हमारा काव्य खंड चल रहा है और ये सारी जितनी भी कविताएं रस ये सारे हमारे काव्य खंड के अंतर्गत आ रहे हैं। मिले हुए हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कविता है पहली तो है यह दंतुरित मुस्कान। मतलब इसमें नागार्जुन ने किनके बारे में बताया है? छोटे छोटे बच्चों की जो मुस्कान होती है, मतलब जो नए बच्चे होते हैं, जैसे कि किन्हीं बच्चों के दांत आने वाले रहते हैं या जिनके छोटे छोटे से दांत आ जाते हैं, तो उनके बारे में कवि ने ये कविता लिखी है। तो आइए समझते हैं कविता की लाइनें क्या कहती है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल दे सर, तुम्हारे ये गांत छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे का मतलब होता है कमल। ठीक है, ये कमल क्या है? इसका पर्यायवाची है, मतलब जलजात का पर्यायवाची है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब यहाँ पे जो है ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान इतनी अच्छी है कि वो अगर कोई मरा हुआ आदमी भी वो इस मुस्कान देख लेगा तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगी? उसके अंदर भी जान आ जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी मरे हुए व्यक्ति वो वापस आते नहीं हैं, है ना। और मरे हुए व्यक्ति में किसी की मुस्कान देखकर जान वापस आती नहीं है। तो इसे इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन में हो गई ये अतिशयोक्ति अलंकार का ये एक उदाहरण बन गया। तो अब इन लाइनों का हम अर्थ समझते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर मरे हुए व्यक्ति के शरीर में भी प्राणों का संचार हो गया। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी प्यारी प्यारी मुस्कान को देखकर मरे हुए व्यक्ति के अंदर में प्राण जागृत हो गए। छोटे बच्चों की नए नए दांतों की मनोहारी मुस्कान को देखकर मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी मुस्कान बहुत ही ज़्यादा मनोहारी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती है। उनको देखकर मुर्दा भी जीवित हो जाएगा, है ना। ऐसा कवि यहाँ पर इन लाइनों में कह रहे हैं। तुम्हारे धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यय इतने आकर्षक और मनोहर लग रहे हैं मानो कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल गया है। मतलब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि बच्चे जो क्या होते हैं, धूल मिट्टी में अक्सर सने हुए रहते हैं, है ना। किसी के गालों पे मिट्टी, किसी के हाथ पैर में मिट्टी। तो मिट्टी से सने हुए बच्चे इतने ज़्यादा ज़्यादा आकर्षक और मनमोहक लग रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तालाब में कीचड़ के बीच कोई कमल खिला हुआ होता है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कमल जो है वो तालाब को छोड़कर उनके घर में ही खिल गया है।
तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर इस तरह भावुक हो जाता है जैसे उनके स्पर्श मात्र से कटा पत्थर पिघलकर पानी बन गया। अब मतलब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके स्पर्श भी बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, तो उनका स्पर्श पाकर लेखक क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो उनके स्पर्श से उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पत्थर भी, मतलब कोई पत्थर है और पत्थर को उस बच्चे ने छू लिया है तो वो भी क्या हो गया है, पिघल कर पानी बन गया है, मतलब अपनी उसने कठोरता को त्याग दिया है। अब यहाँ पे कठिन पाषाण का मतलब होता है कठोर पत्थर, ठीक है वो कुछ इस तरह से है। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंख लू में फेर। तो इन लाइनों में कवि ये कह रहे हैं कि पता नहीं बांस या बबूल का पेड़ था, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही उसमें शेफालिका के सुंदर फूल और सुगंधित फूल झड़ने लगे। अब वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो बांस का पेड़ था या बबूल का पेड़ था, पर तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही वो जो पेड़ था, बांस का था या बबूल का था पता नहीं, पर तुम्हारे स्पर्श से ही उसमें क्या लगने लगे, सुंदर और सुगंधित फूल उसमें से झड़ने लगे हैं। तुम्हारे स्पर्श मात्र से मेरे जीवन में सुख और आनंद का संचार हो गया है। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तुम मुझे कब तक यूं अपलक देखते रहोगे? क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? क्या मैं अपने चेहरे को दूसरी दिशा में फेर लूं? तो मतलब यहाँ पर कवि ये सारी बातें उस छोटे से बालक से कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरे जीवन में सुख और आनंद का संचार हो गया है। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, पर मैं तुम्हें कब तक मुझे अपलक या बिना पलक झपकाए देखते रहोगे? क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो? मतलब वो बच्चे से कह रहे हैं कि क्या वे उसको देखते देखते थक गए हैं, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अब छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो जल्दी ही किसी को नहीं पहचान पाते, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा छोटे रहते हैं वो जल्दी से नहीं पहचान पाते हैं। क्या मैं अपने चेहरे को दूसरी दिशा में फेर लूँ? तो वो यहाँ कवि नागार्जुन बच्चे से कह रहे हैं कि तुम मुझे तो पहचान नहीं पा रहे हो, तो क्या मैं अपना चेहरा दूसरी दिशा में मोड़ सकता पे लेखक कवि कह रहे हैं कि बच्चे को और लेखक की जो पहचान कराई है उसका माध्यम कौन बनी है, बच्चे की माँ बनी है। बच्चे की माँ ने ही उस बच्चे का और कवि का क्या कराया है, पहचान कराई है। तो वो क्या कह रहे हैं, कवि बच्चे की माँ को धन्यवाद दे रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच में नहीं आती तो वो उस बच्चे की मोहक मुस्कान को कभी देख ही नहीं पाते और ना ही जान पाते। माँ को पहचान कर बच्चा हमेशा मुस्कुरा देता है। आपने हमेशा देखा होगा कि बच्चा भले ही किसी को ना पहचाने पर वो अपनी माँ को ज़रूर पहचान अन्य है। मैं तो कोई दूसरा ही हूँ और बहुत दूर से यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, बालक को धन्यवाद दे रहे हैं, बालक को जन्म देने वाली माँ को भी धन्यवाद दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ बहुत दूर से आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक अनजान व्यक्ति हूँ। तो आगे की लाइन है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुर पर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती थी बड़ी ही छविमान।
तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस मेहमान से कोई संबंध नहीं है, हमारी आपस में कोई जान पहचान नहीं है, जबकि तुम्हारी माँ का आत्मीयता की मिठास से युक्त प्यार हमारे जन्म से तुम्हें मिलता आया है। जब तुम तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखते हो और जब हमारी आँख आपस में मिलती है, तब नए उगते हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा मुझसे कोई भी संबंध नहीं है, हमारी आपस में कोई जान पहचान भी नहीं है, तुम्हारी माँ का आत्मीयता की मिठास से युक्त प्यार तुम्हें जन्म से मिला है। मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें अब अपना प्यार तुम्हारे जन्म से ही दिया है। जब तुम तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो तब हमारी आंखें आपस में मिल जाती हैं और तब उगते हुए दांतों की मुस्कान मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगती है। आगे की लाइनों में चलते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी अब ये जो बच्चों हमारी अगली कविता ये है फसल के ऊपर। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि फसल का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है ना। तो इनके बारे में जानते हैं। कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों लाखों कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि फसलों को उगाने में कितने सारे लोगों का योगदान रहता है। तो वो ये कहते हैं कि फसलें कभी भी अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, हमारे देश में एक दो नहीं बल्कि हजारों नदियाँ बहती हैं, उन नदियों के जल से ही फसलों को सींचा जाता है। फसलों को उगाने के लिए एक दो नहीं बल्कि लाखों लाखों लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, लाखों लाखों लोग अपने हाथों से फसलों को उगाते हैं, सींचते हैं, उनमें मेहनत करते हैं। फसल अनगिनत किसानों और मजदूरों के परिश्रम का फल है। मतलब जो आज हम फसल खाते हैं वो लाखों किसानों और मजदूरों की मेहनत का ही परिणाम है। फसल केवल एक या दो नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। मतलब फसल सिर्फ एक या दो नहीं, हजारों खेत, हजारों तरह की मिट्टियों का मिला जुला स्वरूप है। फसल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर आधारित है। मतलब फसल किस पे आधारित है कि मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी फसल उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो फसल का उत्पादन सीधे बेस्ड होता है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर, है ना। इस प्रकार फसल स्वयं उत्पन्न न होकर नदियों के जल, किसानों के परिश्रम और खेतों की अनेक प्रकार की मिट्टियों का परिणाम होती है। तो वो ये बता रहे हैं कि फसल उगाने में सिर्फ एक का ही योगदान नहीं होता है, फसल के उगाने में नदियों के जल का, किसानों के परिश्रम का और खेतों में रही अनेक प्रकार की मिट्टियों का योगदान है, और उसी का परिणाम है कि आज हम अन्न खा पाते हैं। आगे की लाइन है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों की स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पे बच्चों कवि ये बता रहे हैं कि वो प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है। वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि बताइए फसल क्या होती है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि स्वयं कहते हैं कि फसल कोई स्वयं उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, इसके निर्माण में अनेक तत्व मदद करते हैं। फसल पर विभिन्न नदियों के अमृत तुल्य जल का प्रभाव पड़ता है। मतलब फसल उगने के लिए जो जल होता है उसका प्रभाव पड़ता है। अनेक किसानों मजदूरों के दिन रात परिश्रम का फल के कारण हमें फसल मिलती है। अनेक प्रकार की मिट्टियाँ जैसे कि भूरी, काली, चंदन जैसी मिट्टियों की उर्वरकता का प्रभाव है कि हमारे पास फसल उग पाती है। सूर्य के प्रकाश और हवाओं के बहावों का भी फसलों के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान है। ये सभी तत्व फसल निर्माण में सहायक बनते हैं। अतः मानव श्रम के साथ पंच महाभूतों जैसे क्षितिज, जल, गगन, पावक, समीर, ये
सारी चीज़ें क्या है, पंच तत्व कहलाते हैं। इनका विशिष्ट रूप से योगदान है हमारी फसलों के निर्माण में। तो बच्चों ये हमारी कविता थी जो हमने समझी। पहली थी दंतुरित मुस्कान और दूसरी थी हमारी फसल। तो उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा इस चैप्टर को। तो अगर बहुत अच्छे से समझा है और आपको समझ आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्या अच्छा लगा इस चैप्टर में हमें, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चे मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।